हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो आज का जो हमारा लाइव सेशन रहेगा, यह हमारा जो चैप्टर रहेगा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका लास्ट पार्ट बच गया था। लगभग 50 क्वेश्चन प्लस बच गया था। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बाकी क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का कवर कर चुके थे। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ, है ना, ऑब्जेक्टिव की तरफ। देखते हैं क्या होने वाला, नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्टिव चालू होगा 201 से चालू होगा। तो चलते हमारा 201 नंबर कहाँ पे मिलेगा, है ना। जो भी बच्चे अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं, सबसे आग्रह है जो आप लोग लाइव क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़े हम लोग आगे। और मैं इस सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेगा। मैं आपको वीडियो में बता देंगे जो कैसे लेगा नहीं लेगा। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक रुके रहना है। जब तक लाइव सेशन खत्म ना हो जाए ना, तब तक आपको क्या करना है, रुके रहना है। ठीक है, ये हमारा आ गया 201 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतर का मुख्य रूप कौन सा होता है। मतलब खाद्य पदार्थ जो पौधे में स्थानांतर होता है, एक जगह से दूसरे जगह होता है, यह मुख्य रूप कौन सा होता है। ऑप्शन आपके सामने में है, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च या प्रोटीन। फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, बिना क्वेश्चन को समझे इसका टिक नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतर का मुख्य रूप कौन सा होता है। कौन सा ऐसा मुख्य रूप होता है जो पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो ये इसका जो प्यारा सा आंसर हो जाएगा ना, यह हो जाएगा सुक्रोज। क्या हो जाएगा, सुक्रोज। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है, जो रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से कौन है। ये जो हमारा खून होता है वह लाल क्यों होता है, इसका कारण आपसे पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, किस रीजन की वजह से यह हमारा ब्लड जो होता है लाल होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन की वजह से खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। चलिए यह इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। मतलब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से रक्त का कलर कैसा होता है, लाल होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो एसए नोड द्वारा जनित विद्युत धारा को कौन सा यंत्र अंकित करता है। ये जो एसए नोड हमारे शरीर में होते हैं, ठीक है, इसमें जो विद्युत धारा, एसए नोड द्वारा जो जनित विद्युत धारा होते हैं, है ना, आवेग का धारा कह सकते हैं, विद्युत का धारा, विद्युतीय तरंग कह सकते हैं, इस तरह का जो कौन सा यंत्र अंकित करता है। ऑप्शन आपके सामने में है, एस्फैग मैग्नेटोमीटर, ठीक है, एस्फैग मैग्नेटोमीटर, डायलाइजर, कोरियोग्राफ या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऐसा मशीन है जिसके द्वारा हमें ऐसे नोट को विद्युत धारा को अंकित करता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना आप लोगों को। ठीक है, सभी बच्चों को मैं कमेंट यहां से पढ़ रहा हूं। हाँ, तो सही इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डायलाइजर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ऐसे नोड द्वारा जनित विद्युत धारा को, है ना, डायलाइजर यंत्र अंकित करता है। मतलब डायलाइजर मशीन के द्वारा हम इसको नोट करते हैं या फिर इसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 204 में, खाली स्थान, रिक्त स्थान शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ऐसा कौन सा चीज है जिससे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है ना। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो एंटीबॉडी जो होता है ना, ये शरीर के अंदर ही निर्माण होता है, और वह कुछ चीजों का जरूर निर्माण होता है। ऑप्शन आपके सामने में है ना। पहला ऑप्शन है आपका जो लिम्फोसाइट, क्या ऑप्शन है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल या फिर न्यूट्रोफिल। हु इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब ऐसा कौन सी प्रक्रिया है ना, जिसके द्वारा शरीर में जो है, जिसके द्वारा शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, एंटीबॉडी बनाता है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका, फटाफट जवाब देना है ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट। कितना नंबर ऑप्शन है, लिम्फोसाइट कहां पर गए, ए नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब लिम्फोसाइट के जरिए ही, है ना, शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 नंबर पर आ गए हैं, वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को प्रदर्शित करना, है ना, यह एक जटिल प्रक्रिया है, काफी आसान है, या फिर कह रहा है जो शिक्षक के लिए आसान है, या फिर संभव नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वाष्पोत्सर्जन जब ये बोले तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए, पेड़ पौधे के जो पत्ते से जो निकलते हैं ना जल, उसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में जल के निष्कासन को प्रदर्शित करना यह एक जटिल प्रक्रिया है, काफी आसान है, शिक्षक के लिए आसान है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, संभव नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा जो जो पेड़ पौधे में जो पेड़ पौधे के जो पत्ती में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, जल का निष्कासन होता है ना, वो काफी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर पेड़ पौधे में ज्यादा जल हो जाता है तो वो इसके वाष्पोत्सर्जन के जरिए क्या करते हैं, आउट कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से तेज हृदय धड़कना किसका होता है, सॉरी क्या कह रहा है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है ना, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें धड़कन जो होता है सबसे बेसी स्पीड में चलता है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। आप लोगों को यहाँ पर बेस्ट इसका जीके नॉलेज के लिए भी बेस्ट है और आपको साइंस के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ऑप्शन आपके सामने में, व्हेल, चूहा, हाथी या फिर आदमी। इसमें कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका जो धड़कन हार्ट बीट होता है सबसे ज्यादा होता है? फटाफट बोलिए इसका जवाब, है कि नहीं। चलिए, तो इसमें जो है ना सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है? सबसे छोटा क्या दिख रहा है? सबसे छोटा दिख रहा है आपको चूहा, है ना, यही हो जाएगा। मतलब इसका जो हार्ट ब्रेक होता है ना, हार्ट बीट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब सबसे बेसी धड़कता है। क्लियर? हाँ, चूहा में सबसे ज्यादा इसका क्या बोलते हैं, स्पीड होता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कह रहा है जो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है कहां पर, किस रूप में? कह रहा फ्लोएम उत्तकों द्वारा, फ्लोएम पेड़ पौधे में जो जाइलम और फ्लोएम होता है ना, इसमें फ्लोएम उत्तक जो होता है उसके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, कैसे? ग्लूकोज के रूप में होता है, फ्रूक्टोज के रूप में होता है, लैक्टोज के रूप में होता है, फिर सुक्रोज के रूप में होता है। कौन सा ऐसा रूप है जिसमें जो फ्लोएम होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करता है, इसमें किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सॉरी, किस प्रक्रिया नहीं, मतलब किस चीज को लेकर जाते हैं, किस रूप में होता है वो, सो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन है फिलहाल कुछ देर पहले बताया था, एक क्वेश्चन और, तो उसमें बताया था जो सुक्रोज के जरिए, तो ये भी इसमें भी यही ऑप्शन हो जाएगा। जो पेड़ पौधे में जो बनता है उसे हम सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा रक्त क्या है? उत्तक है, कोशिका है, पदार्थ है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। तो फटाफट जवाब दे दीजिए अब इसका, है ना। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। मतलब उत्तक है ना, बहुत सारे सेल का क्या है, एक समूह है, कह सकते हैं सेल ऑफ ग्रुप, सेल ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड रक्त में भी बहुत सारे चीजों को जो है ना, वैसे तो हम उत्तक बहुत सारी चीजों का, लेकिन रक्त भी क्या एक प्रकार का उत्तक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, जो चालनी नलिकाएं पाई जाती है, किसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, या फिर एक कोशिकीय पौधे में। ऐसा कौन सा जीव है या फिर कौन सा ऐसा जीव का पार्ट है जिसमें क्या हो जाता है, जो चालनी नलिका पाई जाती है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे सी नंबर ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड, सही जवाब। सी नंबर जो ऑप्शन मार रहा है सबका सही जवाब आ रहा है। रोहित कुमार मोस्ट वेलकम, रविंद्र कुमार आपका भी वेलकम है। ठीक है, आप लोग समय समय पर क्वेश्चन में लाइव सेशन में जुड़ जाते रहिए। चलिए, हाँ, तो क्या फ्लोएम में, कहां पर? फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में, पेड़ पौधे के जो फ्लोएम उत्तक होती है ना, उसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, जो आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? इससे पहले मैंने डब्ल्यूबीसी की जीवन अवधि बता दिए थे। आरबीसी की पूछ रहा है आपसे 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, या फिर 220 दिन, है ना। इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जो है जीवन अवधि कितनी होती है, लाइफ स्पैन कितनी होती है? ठीक है, चलिए, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है ना, वह 120 दिन की होती है। कितनी? मैक्सिमम 120 दिन। आरबीसी की जो लाइफ अवधि होती है, रेड ब्लड सेल की जो लाइफ अवधि होती है, कितनी होती है? मैक्सिमम 120 दिन। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, मानव हृदय घिरा हुआ है किस चीज से? पारिकॉर्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, या फिर प्लाज्मा से? किस चीज से मानव का हृदय घिरा हुआ है? जो मानव का जो हृदय है वह किस चीज से घिरा हुआ है? फटाफट जवाब दीजिए इसका, है कि नहीं। चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, हम क्वेश्चन ज्यादा है तो आप लोगों को समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो मानव का जो शरीर है यह पेडिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा होता है? पेडिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी, इनमें से कोई नहीं। लसिका जो है ऑक्सीजन का वाहक नहीं है, ऑक्सीजन को वाहक नहीं करेगा, है कि नहीं, ऑक्सीजन को रोक देता है लसिका, बताए थे ना। चलिए ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी है, लसिका है, फिर आरबीसी है? क्या हो जाएगा? आरबीसी है। क्या हो जाएगा? आरबीसी से क्या हो जाएगा? लसिका, मतलब इसका, सॉरी लसिका नहीं, आरबीसी। आरबीसी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आरबीसी क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का
वाहक कहलाता है, आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जो संवहन ऊतक के रूप में पाए जाते हैं एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, बी एवं सी दोनों हो सकता है ना। संवाहक ऊतक के रूप में पाया जाता है, संवाहक ऊतक आपसे पूछ रहा है, कुछ याद आया कि नहीं याद आया? थ्योरी क्लास में बताए थे सबको। चलिए क्या कह रहा है, जो संवाहक ऊतक के रूप में पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन है एपिडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, बी और सी दोनों हो सकता है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो संवाहक ऊतक का मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, संवहन करना, बहा के ले जाना। तो जो जाइलम जो होता है वह जल को भी एक स्थान से, जड़ से लेकर के पौधे के विभिन्न पार्टों में पहुंचाता है। ठीक है, और फ्लोएम भी जो होता है पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो भी खाद्य पदार्थ होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है ना, जो भी होता है उसको क्या करता है, पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो मतलब इसका जो सीबी बीबी सही है और सीबी सही है, मतलब डी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, जो बी एवं सी दोनों, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कर रहा है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है ना। भोज्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम, जाइलम, स्टोमाटा या फिर इनमें से सभी। ऐसा कौन सा है ना, ऊतक का भी नाम दिया गया है, इसमें कुछ छिद्र का भी नाम दिया गया है ना, कुछ पार्ट का नाम दे दिया गया है जो पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। फ्लोएम भी पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, जाइलम भी पाए जाते हैं, स्टोमाटा भी पाए जाते हैं। फ्लोएम का मतलब होता है फल, फल से फ्लोएम, फल से फल, मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो फल से फ्लोएम, फल से फल, फल का मतलब हो गया जो आपका फल फूल नहीं, मतलब इसका मतलब हो जाए खाद्य पदार्थ है ना। खाद्य पदार्थ का जो है, भोज्य पदार्थ का जो संवहन करती है ना, परिवहन करती है, संवहन करती है, वो कौन करती है, फ्लोएम। कौन करती है, फ्लोएम करती है। जाइलम का काम होता है जल का, जाइलम का काम क्या होता है, जल का। स्टोमाटा तो एक छिद्र होता है पेड़ पौधे के पत्तियों के निचली वाली हिस्सा में, जिससे होकर क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण सबकी जितनी भी प्रक्रिया होती है सब पत्ती में होती है, इसी में क्या होता है, स्टोमाटा होता है। तो स्टोमाटा नहीं होगा, मतलब क्या हो जाएगा, न तो जाइलम होगा क्योंकि जाइलम जल का परिवहन करती है, तो जाइलम नहीं होगा, स्टोमाटा नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं होगा, फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है, भोज्य पदार्थ का फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थानों से रक्त का स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कराता है कि नहीं। यह क्वेश्चन 2 बार 3 बार आ गया है ना, मतलब इसको बढ़िया से समझ लेना है। प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, प्लेटलेट्स जो होता है ना, वो शरीर में जो जहां कई बार भी कोई कट जाता है, कोई शरीर का पार्ट ऐसे डैमेज हो जाता है जिससे हमारा रक्त निकलने लगता है ना, तो उसको रक्त को निकलने नहीं देता है, कुछ देर के बाद निकलने के बाद यहाँ पर थक्का बन जाता है। आप लोग गौर किए होंगे, जब उंगली या कुछ कोई पार्ट से हमारा शरीर कट जाता है ना, तो कुछ देर के बाद यहाँ पर खून चलना बंद हो जाता है। हमारे शरीर में खून नहीं बंद होगा, जिस दिन हमारा शरीर में खून चलना बंद हो जाएगा उस दिन हम ही बंद हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन हमारे शरीर में खून तो चलता रहता है, लेकिन वो आउट नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर थक्का बन जाता है, यहाँ का रास्ता बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का यह काम होता है। किसका काम होता है, प्लेटलेट्स का यह काम होता है, जो शरीर का जो रक्त है ना, वह मतलब जमा कर रख देगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, है कि नहीं। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, रक्त का कौन सा ऐसा अवयव है ना, जो घायल स्थान का मतलब जिसका कोई कट जाता है ना, चोट लग जाता है, उसको घायल बोलते हैं। तो घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स, है ना। लाल रक्त कोशिकाएं बिल्कुल भी नहीं, श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं, है ना, प्लेटलेट्स से क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे नंबर बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहे, ब्लड समूह AB में कौन सा एंटीजन पाए जाते हैं, ब्लड समूह AB में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है, एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीजन O या फिर एंटीजन A और A एवं B दोनों। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने में है, क्वेश्चन आपके भी सामने में है, बस दिक्कत यह है जो आपके पास 4-4 का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, बढ़े हम लोग, है कि नहीं। चलिए तो पैरा स्टूडेंट जो ब्लड समूह AB में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एंटीजन जो AB ग्रुप में, अगर बात करें AB ग्रुप का, AB ग्रुप में A भी पाया जाता है और B भी पाया जाता है, मतलब A और B क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब एंटीजन A एंड B बोथ आर ट्रू। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है, कौन सा रक्त समूह है ना सबसे रक्त को ले जा सकता है, कोई कर, कौन सा ऐसा रक्त समूह है कि नहीं, रक्त ले जा सकता है, सबसे रक्त को ले जा सकता है।
क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया, क्या होगा यहाँ पर, क्या कह रहा है, जो कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकते हैं, अच्छा अच्छा, ओ सॉरी मिस्टेक, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, जो कौन सा रक्त समूह, ऐसा कौन सा रक्त समूह है ना, हमारे शरीर में बहुत सारे रक्त है ना, जो किसी का ग्रुप होता है, ए होता है, ए पॉजिटिव होता है, ए निगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ होता है ना, ए बी हो जाता है किसी किसी का। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो ऐसा कौन सा रक्त है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सब रक्त ले सकता है, सब रक्त ले सकता है, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने में है ए बी या फिर ओ। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसको सब ले सकता है, जिसको सब ले सकता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये भी, ठीक है। चलिए, तो सही जवाब इसका बहुत बड़े सारे बच्चों ने ए बी सी नंबर दिया है, मतलब सही जवाब दिया है। जिसके शरीर में ए बी ग्रुप है, जिसका शरीर के अंदर में ए बी ग्रुप है, वह किसी भी प्रकार के ब्लड, किसी भी जो दूसरे आदमी को ब्लड देना, डोनेट करना है ना, डोनेट करना है, तो वहां पर इसका ए रहे, बी रहे, ओ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह सब में काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हम लोग, कह रहे निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। अब देने का बात कर रहा है कि नहीं, अब क्या कर रहा है, देने का बात कर रहा है। तो देगा तो ओ, लेगा तो ए बी, ठीक है, लेगा तो ए बी और देगा तो ओ, ठीक है कि नहीं, देगा तो ओ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कह रहा है निम्न में कौन सा रक्त समूह बी के जेनोटाइप को निरूपित करता है ना, निम्न में से कौन सा रक्त समूह है जो बी के जेनोटाइप को निरूपित करता है। अगर आपसे निरूपित पूछेगा है कि नहीं, दर्शाने के लिए कहेगा, तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न कर दिया गया है, बस है कुछ नहीं, बस इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन दिया गया है ना, कुछ अलग टाइप से दे दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने में है, क्वेश्चन कह रहा है जो निम्न में से रक्त समूह बी के जीनोटाइप को निरूपित करता है, कौन सा ग्रुप आपके सामने में है, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए इसका। चलिए यहां पर देखिए, ये जो अच्छा कौन सा समूह है, बी ग्रुप है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बी ग्रुप के लिए ना, या तो आपका आई बी भी हो सकता है, ठीक है, बी ग्रुप के लिए आई बी और ओ, आई ओ दोनों हो सकता है, ये दोनों में से इसका निरूपण, एक निरूपण तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका जो सेकेंड निरूपण है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड निरूपण, सेकेंड निरूपण जो होगा, यह दोनों अगर आई बी भी है और ओ आई ओ भी है, या फिर बी भी है, आई ओ तो दे दिए हैं, अगर इस तरह का निरूपण होगा तो वह रक्त समूह बी के ही होगा, मतलब ये दोनों हो सकता है, मतलब बी और सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, बी और सी क्या हो जाएगा, दोनों, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, मतलब डी ऑप्शन इज क्या सही हो जाएगा, आई बी और आई बी आई ओ, आई बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, रक्त समूह के वासंगति के लिए कितने अलील होता है, रक्त समूह के लिए वासंगति के लिए कितने अलील होते हैं, यह ऑप्शन क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट जवाब दीजिए इसका। रक्त समूह के वासंगति के लिए कितने अलील होते हैं, कितने अलील होते हैं वह रक्त समूह के वासंगति के लिए। चलिए ऑप्शन आपके सामने में है 2 3 4 1, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ऑप्शन आपके सामने में है ए एंटीबॉडी, बी ए बी ओ, क्या हो जाएगा, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए तो ब्लड समूह ए का हो जाएगा बी, ए का क्या हो जाएगा बी, ठीक है, तो मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा बी। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कह रहा है 222 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, मोस्ट वेलकम सभी का, सब सारे स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, सारे कमेंट करेंगे, आपका ABCD कमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा कमेंट सेशन बढ़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आप लोगों का तैयारी कैसे चल रहा है वो इस तरह से आंकड़ा पता चल जाता है ना। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, तैयारी कीजिए, मतलब बढ़िया से तैयारी कर रहे थे, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो संतान का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है, मतलब जो बच्चा होता है ना, उसका जो रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वह किसके ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन आपके सामने में है, देखिए इसका बढ़िया से जवाब दीजिए। तो जलवायु के ऊपर, आसपास के वातावरण के ऊपर, माता पिता के रुधिर वर्ग पर, या फिर इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। तो जो शिशु जन्म लेते हैं ना, वो माता पिता के जो DNA सब होता है ना, उसी से जन्म लेते हैं, उसी का DNA हम कह सकते हैं, क्योंकि स्पर्म जो होता है शुक्राणु सेल जो होता है कि नहीं,
तो सेल में तो डीएनए पाया जाता है, डीएनए आरएनए, तो जिसका डीएनए जैसा ही होगा वैसे ही शिशु का भी होगा। ज़्यादा चांसेस रहता है उसी तरह का होना, लगभग 100% में से 5% 100% अलग हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने में स्पष्ट है। क्वेश्चन कह रहा है जो संतान का रुधिर वर्ग किस वर्ग पर निर्भर करता है? जलवायु पर, आसपास के वातावरण पर, माता पिता के वर्ग पर, माता पिता के रुधिर वर्ग पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, माता पिता के रुधिर वर्ग पर। ठीक है, चलिए सी नंबर इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है जो एबीओ रुधिर वर्ग में किसका जोन प्रभावी होता है? रुधिर वर्ग ए का, रुधिर वर्ग बी का, रुधिर वर्ग ओ का, या फिर ए और बी दोनों का? ये क्वेश्चन कह रहा है जो एबीओ रुधिर वर्ग में किसका जोन प्रभावी होता है, मतलब किसका जोन सबसे अच्छा होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। दोनों किसके लिए? दोनों सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। ए और बी रुधिर वर्ग में जो है ए और बी दोनों जोन प्रभावी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है, रुधिर वर्ग ओ का जीन किसे कहा जाता है? प्रभावी को, अप्रभावी को, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? है ना, सही ऑप्शन आपको क्लिक करना है। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए इसका। 224 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। ठीक है, हाँ ठीक, कितना ही नंबर? गलत है बबुआ, सही से थोड़ा दिमाग लगा बोलो, क्वेश्चन को देखा करो। सही जवाब रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है अप्रभावी। रुधिर वर्ग ओ का जीन अप्रभावी, रुधिर वर्ग ओ का जीन अप्रभावी। ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप क्या होता है? ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप, तो जीनोटाइप हो जाएगा I0IO, अरे कहां चला गया भाई, है ना, ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप IOIO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहां पाए जाते हैं? मनुष्य में एंटीजोनोटाइप, क्वेश्चन क्या, एंटीजन मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में, आरबीसी का सतह पर, या फिर कहीं नहीं? है ना, कह रहा एंटीजन ए और बी रक्त में कहां पर पाए जाते हैं? रक्त में जो ए बी होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है, प्लाज्मा में, आरबीसी का सतह पर, या फिर कहीं नहीं? कहां पर पाया जाता है? ठीक है, यह हो जाएगा आरबीसी के सतह पर। ये जो ए बी होते हैं ना वो कहां पर रहते हैं? आरबीसी के सतह पर, रेड ब्लड सेल के साइड एरिया में सतह पर आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ता में, फूल में? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पत्ता में। कहां पर होते हैं? पत्ता के निचली भाग में वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, हाँ चलिए ऑप्शन आपके सामने में। अच्छा अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कौन उत्सर्जीय अंग नहीं है? है ना, इसमें उत्सर्जीय अंग को कह रहा है आपको छापने के लिए, फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, विरिक, इसमें से कौन सा ऐसा अंग है जिसको हम उत्सर्जीय अंग नहीं बोलते हैं? इसको हम उत्सर्जीय अंग नहीं बोलते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फेफड़ा भी उत्सर्जीय अंग है, क्योंकि फेफड़ा क्या करते हैं? अशुद्ध वायु को छानता है। यकृत भी, है ना, अपचय और मतलब दूषित जल को, दूषित पदार्थ क्या करता है? छानता है ना। वृक्क का भी यही काम है, मूत्राशय जो जितने भी निकलते हैं ब्लड सर्कुलेशन में और या फिर पानी उनी में जितना भी होता है, वृक्क का ही छानने का काम होता है ना। मतलब अग्नाशय जो है यह क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब अग्नाशय जो है क्या होगा? जो उत्सर्जक नहीं कहलाता है। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? ग्लूकोज का पुनरावशोषण हेनले लूप में, पीसीटी में, डीसीटी में, इनमें से सभी। ग्लूकोज का पुनरावशोषण कहाँ होता है? फिर से अवशोषण, ग्लूकोज का फिर से अवशोषण कहाँ पर होता है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीसीटी में। कहाँ पर? पीसीटी में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीसीटी। चलिए अगला क्वेश्चन, जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ इतना होता है जबकि स्थलीय में इतना होता है ना। जलीय जीव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर, कौन सा होता है? इसमें उसके बाद कह रहा है जलीय स्थलीय में कौन सा होता है? जलीय जीव मतलब जिसमें जो जल में रहता है उसका जो नाइट्रोजन क्या बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ कैसा होता है, और जबकि जो स्थलीय जीवन मतलब जो स्थल पर रहता है, भूमि पर रहता है, उसका जो है कौन सा होता है? अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होता है?
ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला में या तो अमोनिया, जलीय जीव में अमोनिया और स्थलीय में यूरिया, जलीय में यूरिया या फिर स्थलीय में यूरिक अम्ल, जलीय में अमोनिया या फिर स्थलीय में यूरिक अम्ल, जलीय में यूरिया या फिर स्थलीय में अमोनिया। फटाफट जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब दीजिए, क्या होगा इसका? 230 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, चलिए बड़े हम लोग, तो मतलब जिसमें टिक मारे वही सही हो जाएगा। हाँ, अमोनिया और यूरिया, जो जलीय जीव होता है उसमें क्या होता है? अमोनिया, और जो स्थलीय जीव होता है इसमें क्या होता है? यूरिया। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच, पारासरणी सांद्रता तथा विद्युत अपघट्य समन्वय का नियंत्रण किया जाता है। ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनरावशोषण, ट्यूबुलर स्रवण या फिर हीमोडायलिसिस, किसके द्वारा किया जाता है? पीएच पारासरणी सांद्रता। फटाफट बताइए जिसका। जो रक्त का पीएच, पारासरणी सांद्रता तथा विद्युत अपघट्य समन्वय का नियंत्रण किया जाता है, किससे? ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन के द्वारा, चयनात्मक पुनरावशोषण के द्वारा, ट्यूबुलर स्रावन द्वारा या फिर हीमोडायलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो किया जाता है यह किया जाता है चयनात्मक पुनरावशोषण के द्वारा। किसके द्वारा? चयनात्मक पुनरावशोषण के द्वारा इसका क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग, इनमें से सभी। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्रमार्ग या फिर इनमें से सभी मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है कि नहीं? क्या क्या होता है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जो सही, सबसे सही जवाब होगा, क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। ठीक है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है मूत्रवाहिनी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है? जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जिसको हम यूरिया, यूरिक अम्ल बोलते हैं, है ना, वर्ज्य पदार्थ जिसको हम यूरिया और यूरिक अम्ल बोलते हैं, शरीर से बाहर कैसे आते हैं? श्वसन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फिर ए और बी दोनों द्वारा। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यूरिया या फिर यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे आते हैं? शरीर से बाहर कैसे आते हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो फटाफट इसका जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? बहुत सारे बच्चे इसमें बी दे रहे हैं, मतलब उत्सर्जन द्वारा सही जवाब है। अरे उत्सर्जन द्वारा कोई पदार्थ हमारा शरीर से बाहर आता है, बिल्कुल। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? एक जोड़ा, दो जोड़ा, सिर्फ एक या फिर तीन? वृक्क के बारे में बात कर रहे थे, फटाफट जवाब दीजिए। एक जोड़ा मतलब 2 पीस होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें 2 जोड़ा मार देंगे, नहीं, 2 जोड़ा मतलब 4 गो पीस हो गया, है नहीं? तो कॉमन वाला बात, कॉमन सेंस कोई भी कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है ब्रो, लाइव नहीं करते, इतने सारे बच्चे लाइव में जुड़े हुए हैं, कमेंट नहीं करते हैं, सॉरी कमेंट नहीं कर पाते। बताइए, लगभग 10 से 15% बच्चा ऐसे है जो कमेंट नहीं कर पाते, कमेंट नहीं कर देते हैं। यहाँ से जुड़े हुए हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं यहाँ से मैं सबको देख रहा हूँ, जैसे राहुल कुमार हो गया, राहुल हो गया, क्या स्टाइलिश, नाम भी अजब अजब लिखता है, पता नहीं नाम लिखने में क्या दिक्कत है वो सबको। रोहित कुमार हो गया, अमन कुमार। चलिए ठीक है ना। मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? एक जोड़ा, 2 जोड़ा या फिर सिर्फ एक या फिर 3? क्या हो जाएगा? एक जोड़ा, मतलब ए नंबर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, मूत्र में होता है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड या फिर इनमें सभी? जल भी होता है, यूरिया भी होता है, सोडियम क्लोराइड और फिर इनमें से सभी होता है। 235 नंबर में क्या हो जाएगा? सब क्यों हो जाएगा। मूत्र में क्या होता है? जल भी, यूरिया भी, सोडियम क्लोराइड भी, और तो जब तीनों हो गया तो इसमें क्या होगा? सभी हो जाएगा। नेफ्रॉन में प्याले जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन में जो प्याले जैसी रचना होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, बोमिन संपुट बोलते हैं, हेनले का चाप बोलते हैं, ग्लोमेरुल्स बोलते हैं, फिर मैलपिगियन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। नेफ्रॉन में प्याले जैसे पानी वाली रचना क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। नेफ्रॉन में प्याले जैसे रचना क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी हुई होती है? ऐसी कौन सी रचना होती है वृक्क में जो बोमेन संपुट से घिरी, बोमेन संपुट से घिरी होती है? मूत्रवाहिनी, हेनले का चाप, ग्लोमेरुल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? फटाफट जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्लोमेरुल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुल्स। कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी हुई रहती है? तो ग्लोमेरुल्स जो होती है बोमेन संपुट से पूरी तरह से घिरी हुई रहती है, एक ही तरफ नहीं रहता है। चलिए, वृक्क के अपरिक्रिय होने का अवस्था में क्या होता है? अपरिक्रिय जब नहीं होता है, क्रिय जब नहीं होता है, उसकी अवस्था में क्या होती है? वृक्क शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ को संचित करता है,
शरीर अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा निष्कासित कर देता है, शरीर पर कोई हानि नहीं होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब वृक्क का कार्य करना बंद कर देता है सही से तो क्या होता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सिंपल भाषा में। ठीक है, जब हमारा शरीर का जो वृक्क काम करना बंद कर देता है तो शरीर विषैले अपशिष्ट पदार्थ को संचित कर लेता है। जो भी शरीर के अंदर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ है उसको संचित कर लेगा, फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। इसका काम ही होता है, जो फिल्ट्रेशन करने का काम होता है वृक्क का। ठीक है, जो जितने भी शरीर के अंदर विषैले पदार्थ है उस सबका छांटने का काम होता है। ठीक है, जब यही नहीं काम करेगा तो ये सब क्या होगा, अपने आप होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलता है। ये जो वृक्क होते हैं ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वो अपशिष्ट पदार्थ मतलब हानिकारक पदार्थ शरीर से बाहर निकालता है। ऑप्शन आपके सामने है, अपोहन जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, अपोहन के द्वारा, मूत्र के द्वारा, शोषण के द्वारा, या फिर इनमें से सभी। मेरे प्यारे स्टूडेंट इनमें से क्या हो जाएगा, सही जो है इसमें सारे क्वेश्चन इसका सही जवाब, सही जो इसमें जितना भी ऑप्शन दिया है सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, अरे क्या कह रहा है, वृक्क कह रहा है कि कृत्रिम वृक्क, अरे नो नो नो, मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें से डी ऑप्शन नहीं होगा। इसका जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कृत्रिम वृक्क कह रहा है। जब ओनली वृक्क के बारे में बात करेगा तब तो हो गया, लेकिन कृत्रिम वृक्क बोलेगा ना तब आपको थोड़ा सा नॉलेज लगा लेना है। जो कृत्रिम वृक्क को केवल डायलिसिस के द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा, डायलिसिस के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जो वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के समान, तिकोना होता है, आकारहीन होता है मतलब कोई आकार का नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सेम के बीज के तरह इसका क्या होता है, आकार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है विसरण द्वारा, परासरण द्वारा। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करता है विसरण द्वारा, परासरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, फिर निष्कासन द्वारा, है ना। ऐसी कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो प्रोटोजोआ होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है कि नहीं। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। जो प्रोटोजोआ होते हैं वह विसरण के द्वारा किसी भी प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ क्या करता है, अपने शरीर से बाहर करता है। अगला नंबर क्वेश्चन, किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लगभग आप लोग को हम 50 या फिर 60 के अराउंड इसके बीच में इसका क्वेश्चन होगा। लगभग देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। समथिंग हमको लगता है 259 क्वेश्चन, 259 या 60 ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी, है कि नहीं। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बिना जल का ही वो बाहर निकल जाता है, ऐसा कौन सा इसमें पदार्थ है। ठीक है, तो आप लोगों को जवाब देना है इसका, है कि नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूरिक अम्ल हो जाएगा। यूरिक अम्ल बिना पानी के मात्रा, बिना पानी से ही क्या होता है, शरीर से आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है। ये जो कृत्रिम वृक्क होता है जिसको डायलाइजर मशीन के द्वारा, अभी कुछ पीछे क्वेश्चन आया था ना, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, या फिर इनमें से सभी। किसके द्वारा, किसके द्वारा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह जो होता है नाइट्रोजन के द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्रोजन द्वारा। बढ़े आगे, इसके बाद क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, जो मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं। मानव में डायफ्रॉन क्या कह रहा है, मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन का, न्यूरॉन का, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब दीजिए फटाफट। चलिए वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसमें बी नंबर मार रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे का इसमें बी नंबर गलत होने का चांस है। बी नंबर गलत ही है, बी नंबर नहीं हो पाएगा। बी नंबर क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन कहाँ से हो पाएगा भाई, नेफ्रॉन में होता है। कहाँ पर होता है, नेफ्रॉन में। डायलिसिस नेफ्रॉन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, वृक्क के छाल में, पुराने जैलम में, पुराने फलों में, या फिर जड़ों में। टैनिन कहाँ पर होते हैं, टैनिन कहाँ पर होते हैं, यहाँ टैनिन जो होते हैं वृक्ष के छालों में होते हैं। टैनिन कहाँ पर, वृक्ष के छालों में। अगला नंबर क्वेश्चन, बबूल के पौधे से मुक्त कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, टैनिन, रेजिन, गोंद, या फिर लैटेक्स। टैनिन, रेजिन, गोंद, या फिर लैटेक्स, कौन सा ऐसा पदार्थ जो बबूल के पौधे से निकलता है। तो बबूल के पौधे से क्या निकलता है, बबूल के पौधे से, है ना। आप देखेंगे बबूल के पौधे में तो क्या निकलता है, लस्सा टाइप का निकलता है, गोंद टाइप का, है कि नहीं। इससे क्या निकलता है, गोंद टाइप का निकलते हैं, रेजिन, लैटेक्स और ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जो हीमोडायलिसिस में होता है, रक्त को 0 डिग्री तक ठंडा करते, हीमोडायलिसिस में होता है, रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। डायलाइजर आंशिक पारगम्य सेफ्रॉन का बना होता है, रक्त में प्रतिस्कंदन मिलाते हैं, या फिर इनमें से सभी। हीमोडायलिसिस में होता है, हीमोडायलिसिस में होता है।
चलिए, है कि नहीं। तो हीमोडायलिसिस में से जो है रक्त का 0 डिग्री तक ठंडा करते हैं, ये भी सही है। डायलाइजर आंशिक परागण में सेलोफेन का बना होता है। अच्छा, इसमें डायलाइजर आंशिक परागम्य सेलोफेन का बना होता है, ये भी सही है। रक्त में प्रतिस्कंदन मिलाते हैं, ये भी तो बात सही है कह रहा है। जो रक्त में क्या करते हैं, प्रतिस्कंदन मिलाते हैं, मतलब इनमें से सही इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी नंबर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कहला रेजिन किस पौधे का उत्सर्जीय पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जीय पदार्थ है? बबूल, कनेर, पीपल, चीड़, किसका उत्सर्जीय पदार्थ है रेजिन? ठीक है, रेजिन किसका उत्सर्जीय पदार्थ है? चीड़ का। किसका उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कह रहा वृक्क की जैव प्रक्रम का हिस्सा है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का? उत्सर्जन का, शोषण का, पोषण का, परिवहन का। तो किसका हो जाएगा? उत्सर्जन का। किसका हो जाएगा? उत्सर्जन का हो जाएगा ये। ठीक है, इसका काम ही है उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करवाना। अगला क्वेश्चन, पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होता है? पौधे में अपशिष्ट पदार्थ कहां पर संचित होते हैं, कहां पर रहते हैं, कहां पर स्टोरेज होते हैं? ठीक है, अंतःकाष्ठ कोष्ठ में, पतियों में, छाल में, इनमें से सभी। कहां पर रहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसमें जो है ना सभी, सब जगह पेड़ पौधे में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं संचित रहता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में उत्सर्जन होता है वातरंध्रों द्वारा, पतियों के गिरने से, छाल के बिगलाव से, या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी हो जाएगा। पेड़ पौधे का उत्सर्जन केवल पानी का उत्सर्जन नहीं होता है, केवल छाल निकल जाना नहीं होता है, इसमें विभिन्न प्रकार का, जैसे मान लीजिए सूखा पत्ता सूख गया, यह भी तो एक अपशिष्ट पदार्थ हुआ ना। छाल सूख गया, यह भी एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो हम कह सकते हैं जो पौधे में जो उत्सर्जन होता है वातरंध्रों से के द्वारा भी हो जाता है, पत्तियों के गिरने से भी होता है, और छाल के बिगलाव, तीनों चीज को हम क्या कह सकते हैं? उत्सर्जन कह सकते हैं, पेड़ पौधे का उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मकी है? निम्न में से कौन सी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मकी का है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुल्स या फिर निलई? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुल्स या फिर निलई, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब होगा फटाफट जवाब दीजिए इसका, है कि नहीं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन हो जाएगा। जब ये बोले वृक्क नेफ्रॉन का, न्यूरॉन नहीं। न्यूरॉन आपको याद रखना 90% रहता है न्यूरॉन मस्तिष्क में, न्यूरॉन कोशिका। ठीक है, नेफ्रॉन कहां पर? वृक्क में। लगभग 10 लाख इतना इसका रहता है कैपेसिटी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मानव का प्रमुख उत्सर्जीय अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव का प्रमुख उत्सर्जीय अंग, मेन उत्सर्जीय अंग, वृक्क, रक्त, श्वेत ग्रंथि या फिर अग्नाशयी, है ना। श्वेत ग्रंथि का मतलब, जिससे श्वेत ग्रंथि ऐसा होता है जो क्या बोलते हैं इसको, स्किन पर जो होता है ना, पसीने उसे निकलता है, श्वेत ग्रंथि के जरिए निकलता है। किसके जरिए? श्वेत ग्रंथि के जरिए ही निकलता है। चलिए, लेकिन मानव का प्रमुख उत्सर्जीय अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? जब ये बोलेगा प्रमुख उत्सर्जीय अंग मानव शरीर का, यह क्या हो जाएगा? वृक्क। वृक्क को मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जीय अंग माना जाता है। लेकिन कहेगा सबसे ज्यादा उत्सर्जित पदार्थ कहां से होता है, तब आपको ऑप्शन मारना है श्वेत ग्रंथि पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सजीव जीवधारुओं द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? जो जीवधारी सजीव होते हैं उसके द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी, है कि नहीं? इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? इसका सही जवाब देना है फटाफट आप लोगों को, है कि नहीं? जो सजीव जीवधारी होते हैं यह अमोनिया भी बाहर निकालते हैं पेशाब के जरिए, मूत्र के जरिए, यूरिक अम्ल भी और यूरिया भी, मतलब इनमें से सभी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मतलब डी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पौधे में उत्सर्जीय पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी उत्सर्जित पदार्थ है। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो किसी पौधे में गोंद निकलता है, किसी पौधे में टैनिन के रूप में निकलता है, किसी पौधे में रेजिन के रूप में निकलता है। मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्लियर? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, मनुष्य में वृक्क की निम्न में किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क की निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो वृक्क का काम क्या होता है भाई साहब? वृक्क का जो काम होता है वो होता है उत्सर्जन करने का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जो यूरिया का निर्माण होता है किडनी में, यकृत में, आमाशय में या फिर अग्नाशय में, यूरिया का निर्माण कहां से होता है? यूरिया कहां पर बनता है? तो यूरिया जो बनता है यकृत में बनता है। कहां पर बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत से होता है और मूत्रवाहिनी के जरिए बाहर निकल जाता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहां होता है? अगर पूछा जब अमोनिया जो है यूरिया में बदलने का परिवर्तन है ना, शरीर के किस भाग में होता है? तो ये आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन आपके सामने में है जी। पहला ऑप्शन है यकृत में,
वृक्क में, प्लीहा में या फिर आमाशय में ऐसा कौन सा अंग है जहां पर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन किया जाता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन किया जाता है। फटाफट जवाब दीजिए इसका। इसका जो सही जवाब हो जाएगा यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत में ही क्या होता है? अमोनिया से यूरिया में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, है ना, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर अमीनो अम्ल, है ना। मछली मतलब जलीय जीव हो गया, मछली मतलब जलीय जीव, और जलीय जीव में कौन सा उत्सर्जन पदार्थ होता है आपको बताना है, ठीक है। तब तक मैं आपको बता देता हूं जो आपको जो नोट्स लेने का जो तरीका है, कैसे आप ले सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो आपको कैसे नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि आपको तैयारी जबरदस्त तरीके से करना और इसके लिए रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स चाहिए। तो मैंने आप सबको के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई रुपया नहीं, है ना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू लेना पड़ेगा तो आपको मेरा नंबर सेव करके मुझे मैसेज करना पड़ेगा 7091298597। इस पर आप मैसेज करके आप यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो वहाँ पर मेरा ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल बना हुआ है JSM डिजिटल क्लास के नाम से। JSM डिजिटल क्लासेस के नाम से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या करें, जब मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने में है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और एमिनो अम्ल। तो भाई साहब इसमें जो स्थलीय जीव होता है कि नहीं, इसमें ये सब होता है, यूरिया सब भी होता है, सब होता है। लेकिन जो जलीय जीव होता है इसमें केवल अमोनिया ही निकलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया होते हैं। मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका अमोनिया हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो लगभग वो सारे क्वेश्चन जो है ना, इसका जो हम लास्ट क्वेश्चन था ये आपका 259, यह आपका जो फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, इसमें आपका शोषण भी आ जाता है, परिवहन जितने भी आते हैं, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, सब कुछ इसमें आ गया आपका, है ना। सेकेंड चैप्टर जो हमारा रहेगा वह मैं आपको इससे अगले सेशन में लेके आएंगे, ठीक है। इस सेशन का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से पार्ट 5, 5 पार्ट में मैंने इसको बता दिया था, है ना। लाइव सेशन के माध्यम से मैंने पांचों पार्ट में मैंने बता दिया था, ठीक है। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।